टू ऑल ऑफ यू। देखिए, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के इंग्लिश विषय से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लाए गए हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एमसीक्यूज टाइप के 2 वीडियो आप लोगों को दी जा चुकी हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग उनको भी हल करिए और अपने ज्ञान के स्तर को, अपने नॉलेज के, अपनी प्रिपरेशन के स्तर को आप लोग वहां से परख सकते हैं जी, राइट। और यहाँ पे प्रश्नों को कराने के साथ साथ मैं उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को दिया करता हूँ ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके जी। देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए जी, है ना। हम लोग फटाफट हल करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोग पढ़िए जी। ओके, 1 मिनट पढ़िए आप लोग, देखिए। ओके, देखिए, ये करेक्टर कहाँ आता है? लवाज इज अ कॉमिक करेक्टर इन, कहाँ होता है ये करेक्टर? शेक्सपियर के किस प्ले में आता है जी? फटाफट बताइए, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखते रहिए। ओके, ऑल वेल्स, आप लोग जानते होंगे दैट एंड्स वेल। ओके, शेक्सपियर के प्ले में ये आता है, ध्यान दीजिएगा, ये सब आए हुए प्रश्न है जी। ओके, दूसरा बताइए, लैंसलॉट गॉबो, मैं चाहता तो इसमें विकल्प भी दे सकता था, यानी कि इसे एमसीक्यू टाइप पे भी सेट कर सकता था, लेकिन एमसीक्यू टाइप पे भी आप प्रश्नों को हल कीजिए, वन लाइनर को भी हल कीजिए, ट्रू और फॉल्स वाले सेक्शन से भी हल कीजिए, राइट। केवल आप लोग एमसीक्यू के भरोसे पे मत रहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में क्या होता है जी, जब विकल्प सामने होते हैं तो कभी कभी हम लोगों के लिए वो चीजें आसान होती है और हमारी तैयारी जो होती है वो परफेक्ट नहीं हो पाती। प्रश्न होते ही उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जी, तभी आप लोग समझिए कि हमारी तैयारी क्या है, एकदम परफेक्ट है, हम लोग परफेक्शन की तरफ चल रहे हैं, तभी आप लोग ये समझ सकते हैं जी। तो आप प्रश्न को पढ़िए, उत्तर फटाफट आपके दिमाग में आ जाए। बताइए, कॉमिक कैरेक्टर कहाँ आता है? लैंसलॉट गॉबो अपीयर्स इन, ये आता है जी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये आता है जी द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तीसरा प्रश्न बताइए, द इडियट बॉय इज अ वर्क ऑफ, ये किसकी रचना है जी, किसका पोइटिक वर्क है? बताइए, ये है जी तीसरा, ये है वर्ड्सवर्थ का। फटाफट आप लोग भी लिखते रहिए मेरे साथ, ठीक। ओके, चौथे प्रश्न पे आइए जी। ओके, बताइए, टिंटन अवे इज एन एलिजी, बैलेड या पोइटिक ड्रामा? नन ऑफ दीज। देखिए जी, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कई बार इस पे कंट्रोवर्सी पैदा होती है, लेकिन कुछ क्रिटिक इसको क्या कंसीडर करते हैं जी, लिरिकल बैलेड, ठीक है ना जी। लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग ये सोचोगे नहीं सर आपने तो गलत इंफॉर्मेशन दे दी। ये कंट्रोवर्सी है थोड़ा सा, अलग अलग विद्वान, अलग अलग स्कॉलर अलग अलग राय रखते हैं, आप इसको जाने रहिए बस केवल, इसलिए मैंने आप लोगों को दे दिया। ओके, ध्यान दीजिएगा। बताइए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, पढ़िए आप लोग। बताइए, पहले आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि व्हाट इज द यूनिफॉर्मिटी बिटवीन वर्ड्सवर्थ इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, यानी कि इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेज में कोई एक बात बताइए कि जो समान है, एक समानता उसमें बताइए, बहुत पूछा गया है ना। तो ये बताइए क्या एक रूपता है उसमें, इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेज में? इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं कि both of them published, राइटिंग पे ना जाइए, सुनते रहिए जी ध्यान से, पब्लिश्ड इन द सेम ईयर, यानी एक ही साल ये दोनों प्रकाशित हुए, और वो वर्ष कौन था जी? 1793, 1793 में। याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है। अब मैं बार बार वो ईयर नहीं बता रहा हूं किस टीजीटी, किस पीजीटी में, कब एलटी ग्रेड में, कब एनवीएस में, कब केवीएस में पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया है। और जहां से प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न पत्रों से ही इन प्रश्नों को जी लिया गया है, ठीक है ना जी। आप लोग इस बातों को ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को एक परफेक्शन के स्तर तक लेकर चलिए।
चलिए जी आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए पढ़िए, ये सवाल आप लोगों के सामने है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जी, ध्यान दीजिएगा। दिस विल नेवर डू, दिस कमेंट वाज मेड बाय जेफरी। ये एक सवाल तो यहीं से बन सकता है आपका कि दिस विल नेवर डू, दिस कमेंट वाज मेड बाय, ये कमेंट कौन कहा था कि दिस विल नेवर डू, है ना? तो किसने किया था? जेफरी ने। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन कनेक्शन ऑफ व्हाट वर्क ऑफ शेक्सपियर, व्हाट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की किस रचना के बारे में जेफरी ने कहा था, है ना, कि दिस विल नेवर डू। तो इसका सही जवाब जी है एक्सकर्जन, एक पोइटिक वर्क है वर्ड्सवर्थ जी की जी, राइट, समझ गए कि नहीं? और 7वें नंबर प्रश्न पे आते हैं आप। कार्लिस डाइड इन, कार्लिस डाइड इन, कार्लिस मर गए, कार्लिस की मृत्यु किस ईयर में हुई थी जी? इसका सही जवाब है 1834, 1834 में। फिर आप 8वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। फॉर हिज इमॉर्टैलिटी ओड, ओके, इसका पूरा नाम मैंने नहीं लिखा है, पूरी टाइटल, कंप्लीट टाइटल नहीं लिखी गई है, आप जान लो। आप इसकी कंप्लीट टाइटल लिख के भेजिए कमेंट में आप लोग। फॉर हिज इमॉर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेटेड टू वैगन्स द, मतलब पूछ रहा है कि इमॉर्टैलिटी ओड के लिए वर्ड्सवर्थ जो है वो इंडेटेड है, यानी कि थैंकफुल है वैगन के किस कार्य के लिए? तो ये क्या हो जाएगा जी? द रिट्रीट। यानी आप कह सकते हो कि द रिट्रीट वैगन का एक पोइटिक वर्क है जिससे प्रभावित होकर के विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने इमॉर्टैलिटी ओड को लिखा था। पूछा हुआ प्रश्न है जी, आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन में, फटाफट पढ़िए आप लोग भी जी, लिखते रहिए। मैं चाहता तो इन्हें विकल्प में दे सकता था, ऑप्शनल क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया क्योंकि वो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। और हम लोगों को अगर इस पे आप सही जवाब दे ले रहे हैं तो मान सकते हैं कि नहीं हमारी तैयारी एकदम परफेक्ट चल रही है, अब हम लोग परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। वाई आर दाउ साइलेंट, अब बताइए, पहली बात तो यही आप जानिए, वाई आर दाउ साइलेंट किसका वर्क है? इज आ सॉनेट। एक तो एक क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वाई आर दाउ साइलेंट क्या है जी? बैलेड है, एलजी है, लिरिक है कि सोनेट है? तो आपको ये पता हो गया कि ये देखिए जी सोनेट भी है। वाई आर दाउ साइलेंट इज अ सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ, कि वाई आर दाउ साइलेंट विलियम किसकी रचना है? वर्ड्सवर्थ की रचना है। क्या है जी? ये सोनेट है ऑफ वर्ड्सवर्थ। इट्स थीम इज, इसका थीम क्या है जी बताइए? ओके तो आप बिना समय गंवाए हुए आप फटाफट बता सकते हैं, इनवी है कि नेचुरल ब्यूटी है कि लव है? तो इसकी थीम क्या है जी? लव। यह एक लव की थीम पर यानी प्रेम की विषय वस्तु पर ये इसे लिखा गया है, वाई आर दाउ साइलेंट, जिसका अर्थ ही है कि आप खामोश क्यों हैं, आप चुप क्यों हैं। ठीक है ना जी, आगे बढ़ते हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉस, बताइए लाइन कई बार पूछी गई है, जल्दी आप लोग भी लिखिए जी फटाफट। वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉस, दिस लाइन अपीयर्स इन द, बताइए किस वर्क में आया है? तो ये आया है जी फाउंटेन। किसका वर्क है जी बताइएगा? द फाउंटेन किसका वर्क है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है जी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करते रहिए फटाफट, कम समय में अधिक प्रश्नों को हम लोग अटेम्प्ट करें, कोशिश यही है अपनी तरफ से। ध्यान देना। ओ देयर इज ब्लेसिंग, इसको थोड़ा सा सही कर दे, इन दिस जेंटिल ब्रेज, दिस इज लाइन ऑफ, ये लाइन कहाँ की है जी? टिंटन एवे की लाइन है कि एवनिंग वॉक की लाइन है कि द फाउंटेन की लाइन है? ये जी लाइन कहाँ की है, इसमें विकल्प दिए रखे गए हैं, देखिए ये प्रिलूड की लाइन है। ठीक है ना जी, समझ जाइए। आगे बताइए। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, बहुत बार पूछा गया है और इसमें आप हमें बता सकते हो जी फिगर ऑफ स्पीच बताइएगा, ये कई बार पूछा गया है।
ये सब क्लीशे टाइप के क्वेश्चन हैं। क्लीशे टाइप आप समझ रहे होंगे, कई बार पूछे हुए ना जी, शो ऑफन, वेरी ऑफन अपीयर्ड क्वेश्चन है ये। फिगर ऑफ स्पीच जरा बताइएगा जी कौन सा है, कमेंट में करिएगा आप लोग। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, दिस लाइन अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के किस पोएटिक वर्क में ये लाइन आती है जी? चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, ठीक है। दिस लाइन अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के किस पोएटिक वर्क में आता है चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन? ओके, और इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जी, ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक। ओके, कुछ सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दिए जा रहे हैं जी। ठीक, ओके, बताइएगा आप लोग। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, दिस लाइन अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ? क्लियर, ये आता है जी। चलिए मैं ही बता देता हूं, माई हार्ट लीव्स अप, किसका पोएटिक वर्क है जी? विलियम वर्ड्सवर्थ का जी, राइट। पढ़े रहिए, फटाफट प्रश्न आते ही उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आगे बताइए। चाइल्ड इज बेस्ट फिलोसफर, यानी बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे दार्शनिक होते हैं। माइटी प्रॉफिट होते हैं, माइटी का मतलब आप जानते होंगे ताकतवर, प्रॉफिट का मतलब जान ही गए आप लोग, ओके। और सियर, सियर का मतलब दूरदर्शी। ब्लेस्ड, दिस लाइन अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की किस लाइन में आते हैं जी ये? कि बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे फिलासफर होते हैं, माइटी प्रॉफिट होते हैं। ये लाइन आप लोग बताइए कि विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में आती है ये लाइनें, है ना? तो बताइए फटाफट, विकल्प भी दिए गए हैं, इमॉर्टलिटी ओड, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, ओड टू ड्यूटी, नन ऑफ दीज। किस में आए हैं जी? इमॉर्टलिटी ओड, ठीक, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बताइए आप लोग, फटाफट लिखते रहिए आप लोग भी। करेक्टर ऑफ हैप्पी बैरियर was written after the death of लॉर्ड, यानी पूछ रहा है करेक्टर ऑफ हैप्पी बैरियर विलियम वर्ड्सवर्थ का जी नाम नहीं दिया गया है, मैं बताते चल रहा हूं। करेक्टर ऑफ हैप्पी बैरियर ये किसकी मृत्यु के बाद लिखा गया था? लॉर्ड कौन थे? फट से आपके दिमाग में विकल्प आ जाना चाहिए जी, लॉर्ड नेल्सन, ठीक, ओके। आगे बताइए, ये भी आपने पढ़ा होगा, ल्यूक अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, ल्यूक नाम का करेक्टर वर्ड्सवर्थ के किस वर्क में आता है जी? तो कौन सा वर्क है जी? माइकल, ठीक, ओके। आगे चलते हैं। माई ट्रस्ट इन गॉड, दिस लाइन अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ? आप लोग बताइएगा जी, माई ट्रस्ट इन गॉड। आप बिल्कुल मत सोचिए कि क्या सर इतने छोटे छोटे लाइनें पूछी जाएंगी। आप 2016 के, 2021 के और केवीएस एनवीएस में हो रहे पेपर को एक बार अच्छे से उसका विश्लेषण करिए जी। किसी से पूछने की, किसी के बताने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्नों की प्रकृति को, प्रश्नों के नेचर को, प्रश्नों के टाइप को, प्रश्नों के पैटर्न को आप खुद बाखुद समझ जाएंगे। किस प्रकार से लैंग्वेज में कहाँ से प्रश्न उठ रहे हैं, लिटरेचर में किस तरह से पूछे जा रहे हैं, क्रिटिसिज्म में कहाँ से पूछे जा रहे हैं जी, है ना? किस तरह के इडियम्स पूछे जा रहे हैं, किस तरह की फ्रेजल मीनिंग पूछी जा रही है ना? तो ये सब आपको पता चलेगा। माई ट्रस्ट इन गॉड, दिस लाइन अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, है ना? तो बताइए कि माई ट्रस्ट इन गॉड ये कहाँ आती है लाइन? आप लोग बताइए जी, जरा आप लोग बताइएगा। फिर कह रहे हैं इथीरियल मिनिस्ट्रल, इथीरियल आप जानते होंगे जी, इथीरियल का मतलब हो गया परलौकिक। अब आप कहो जी परलौकिक क्या है? क्लियर, परलौकिक का मतलब हो गया जो इस लोक का ना हो, ठीक है जी, है ना? कि जो चीज इस लोक का ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं परलौकिक, अलौकिक, ठीक है ना? इसी चीज को एक शब्द आप ध्यान दिए रहिए, ये देखिए जी, ये सब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, इसी का मतलब ही होता है परलौकिक, जो दूसरे ग्रह का हो, जो पृथ्वी का ना हो, ठीक है ना? जो आप पृथ्वी का नहीं है उसी को आप क्या कह सकते हो जी? डिवाइन है, यानी दैवीय है ना? ओके,
तो इथीरियल मिनिस्ट्रल, मिनिस्ट्रल का मतलब भी आप जानते होंगे जी, गवैया। कहो गवैया क्या है जी? प्रोफेशनल। ध्यान देते रहिए, हम एक एक शब्द को समझाएंगे आप लोगों को। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब पेशेवर, जिसका गाना गाना पेशा हो। जैसे आप अपने दोस्त के यहाँ गए शादी में, विवाह में, और वहां पे आपने कोई गीत गा दिया, तो कोई व्यक्ति नहीं कह सकता लो भाई 1500 2000 2500 हमसे लो, आके हमारे यहाँ भी गा देना। क्यों? क्योंकि सिंगिंग इज नॉट योर प्रोफेशन, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। ओके, तो आप किस तरह के सिंगर हैं जी? जो प्रोफेशनल नहीं होगा, उसका एंटोनिम बताओ जी। उसका एंटोनिम हो जाएगा अमेचर। ये सब शब्द आपको हम सिखाते जा रहे हैं जी, हर चीज सीखिए, कोई चीज स्किप मत कीजिए। वैसे तो जब मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, तो हर एक चीज का पूरा डिटेल्स में देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं जी, कोई रेंज आपको अपनी रेंज कन्फाइन नहीं करनी चाहिए। बहुत से विद्यार्थी ये सोचते हैं नहीं हमने इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है जी, ठीक है। तो आप लोग मॉडल पेपर को थोड़ा देखते रहिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, लेकिन अपने ज्ञान के दायरे को कभी सीमित मत कीजिए जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इथेरियल मिनिस्टर, पिलग्रिम ऑफ स्काई, दिस लाइन अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ के किस वर्क में आता है जी? बताइए आप लोग, ठीक है ना। वर्ड्सवर्थ कहाँ कहता है इथेरियल ऑफ मिनिस्ट्रल, पिलग्रिम ऑफ स्काई, दिस लाइन अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ के किस वर्क में ये आता है? तो वर्ड्सवर्थ के किस वर्क में आता है जी? टू द स्काईलार्क। देखिए जी, एक बात मैं और बताते चले जाता हूं। देखिए जी, ये पीबी सैले की भी है जी, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। एक वर्क इसी तरह का पीबी सैले का है, और ये किसका है जी? बाई वर्ड्सवर्थ। ये लाइन कहां आती है जी? ये लाइन कहां आती है? कौन है इथेरियल मिनिस्टर, मिनिस्ट्रल? कौन है पिलग्रिम ऑफ स्काई? पिलग्रिम का मतलब जानते हो तीर्थयात्री, ठीक है ना जी। ओके, तो बताइए ये कौन है? उसी एक पक्षी है स्काई लार्क, जिसको लार्वा नामक पक्षी कहा जाता है जी। तो ये कहां आती है लाइन? किस पक्षी को कहा गया है इथेरियल मिनिस्ट्रल पिलग्रिम ऑफ स्काई? तो स्काई लार्क को कहा गया। किस पोएम में कहा गया? टू द स्काई लार्क में कहा गया। कौन है इसका पोएट? वर्ड्सवर्थ है जी इसके पोएट, ठीक है। तो आप लोग इस सब बात को समझते रहिए। चलिए जी बताइए फटाफट, आप लोग बताइएगा। क्लियर? ओके, चलिए बताइए। एसोसिएटेड विद स्काई, समथिंग जो आकाश से संबंधित हो, एसोसिएटेड विद स्काई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा जी। ओके, आगे। वी पोएट्स, एक मिनट जी, थोड़ा मैं भी जल्दी में हूं, क्यों कि आपका वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए जी। फटाफट आप लोग भी साथ चलने की कोशिश करिए। और इसी तरह से YouTube पर भी आपके, और एप्लीकेशन नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे भी इस तरह की क्लास आपको दी जा रही है जी, है ना। जिन विद्यार्थियों को भी इस तरह की अधिक से अधिक वीडियो पाना हो, क्लास लेना हो, लाइव क्लास लेनी हो जी, वो कांटेक्ट कर सकते हैं जी, ठीक है। ओके, वी पोएट्स इन आवर यूथ बिगिंस इन ग्लैडनेस, दिस लाइन अपीयर्स। बताइए कि हम कभी लोग अपनी युवावस्था की शुरुआत करते हैं इन ग्लैडनेस। बाकी और भी बात आगे कही गई है, लेकिन इतनी बात बताइए कि ये पोयम, ये लाइन कहाँ आती है? दिस लाइन अपीयर्स इन व्हाट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ की ही है जी, बताइए कहाँ आती है? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये सब तुरंत आप लोग याद करके रखिए जी, ये सब अक्सर पूछे जाने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन आते ही फटाफट। इसी तरह से मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि मैं नियर अबाउट लगभग 5000 क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। लैंग्वेज, लिटरेचर, है ना, फिगर ऑफ स्पीच, कोई भी एरिया, कोई भी जोन लैंग्वेज का, लिटरेचर का छोड़ा नहीं जाएगा, स्किप नहीं किया जाएगा। सब पे एमसीक्यू, सब पे जो है वन लाइनर क्वेश्चन लाए जाएंगे, और उनको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन भी किया गया है जी एप्लीकेशन के वीडियोस पर। जिन भी विद्यार्थियों को, और आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, सभी नहीं कि यूट्यूब पर नहीं है,
आप वहां पे भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हर एक चीज को समझिए। तो ये कहाँ आती है, लाइन ज्यादा आगे नहीं बढ़ाई गई है, बस आप इतना ही जानिए, राइट, क्लियर, कि हम कभी लोग अपनी युवावस्था की शुरुआत जो होते हैं वो कहाँ करते हैं जी, बड़ी उदासी में, बताइए जी। बिगिनिंग ऑफ यूथ, युवावस्था की जी शुरुआत क्या होती है, एक प्रश्न और बना, जल्दी फटाफट हमें कमेंट करिएगा। आप लोग बताइएगा फटाफट, इसको भी आप लोग कमेंट में लिखिएगा जी। बिगिनिंग ऑफ यूथ को हम लोग क्या कह सकते हैं जी, युवावस्था की शुरुआत, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं जी, बताइएगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए भी है जी। ओके, ऐसे प्रश्न फटाफट फटाफट सवाल के अंदर सवाल पैदा किए जाएंगे। अभी तो नहीं, अभी तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर जी पढ़ा रहा हूँ। मैं ये बार बार कोशिश करता हूँ कि वीडियो लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी इस बात को लेकर कभी कभी कंप्लेन भी करते हैं कि नहीं सर वीडियो लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को पेशेंस के साथ, वीडियो शॉर्ट हो वीडियो लॉन्ग हो, ये सब सारी चीजें जी मैटर नहीं करती है। मैटर ये बात करती है कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को गेन कर रहे हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा अपनी कंफ्यूजन को डिस्पेल कर रहे हैं, अपनी शंकाओं को, अपनी कंफ्यूजन पॉइंट को कितना दूर कर रहे हैं, है ना। केवल नॉलेज ले लेना जी, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में टीजीटी हो पीजीटी हो, मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं, जब तक आपका कंफ्यूजन नहीं दूर होगा, आपके कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और जब तक आप बार बार किसी चीज को नहीं पढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक, है ना, कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफलता को, सक्सेस को गेन करना इतना आसान नहीं होता है जी, ठीक है। तो आप इस बात को जाने रहिए कि आपको दो काम करना है, लर्निंग यानी कि सीखते रहना है, कंटिन्यू लर्निंग प्लस कंटिन्यू प्रैक्टिस, और तब ये आपको दिलाएंगी जी सक्सेस, है ना। बहुत विद्यार्थी क्या होते हैं, वो सीखते जाते हैं सीखते जाते हैं सीखते जाते हैं, बट वो प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस ये बहुत करना है। आपने कई बार सुना होगा, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं समझता हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव को बता रहा हूं आप लोगों को, इस बात को ध्यान से सुनिए जी। बहुत विद्यार्थी कहते हैं कि नहीं, कि सर मेरा तो बहुत अच्छी तैयारी थी, मेरा ज्ञान का लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिला। और जिसकी ज्ञान की लेवल वो कम मानते हैं, उसको सफलता मिल गया। देखिए जी, आपके पास ज्ञान कितना है ये मैटर नहीं करता। आपने एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन के समय, परीक्षा देते समय आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, सफलता इस बात पे डिपेंड करती है ना। तो हैविंग नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, ओके। योर परफॉर्मेंस डिसाइड्स योर सक्सेस। आपकी परफॉर्मेंस आपकी सफलता को तय करती है जी, राइट। तो परफॉर्म कैसे होगा, परफॉर्म होगा वो प्रैक्टिस से जी। आप लोग प्रैक्टिस बहुत प्रॉपर करिए, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यू टाइप हो, है ना। फटाफट आप लोग करते रहिए। जैसे मैंने ये प्रश्न पूछा, ठीक है, आप इसको सीखने में क्या हर्ज है। जब मैं जी यूथ के बारे में पढ़ाऊंगा, तो कम से कम मैं आपको 20 शब्द जी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और पढ़ाया भी हो सकता है यूट्यूब पे ना दिया हो, एप्लीकेशन पे हो, है ना, लेकिन मैंने ये सारी चीजें जी पढ़ा रखा है ना। तो आप लोग वहां से देखिए। चलिए इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हो गया जी। तो कहाँ आती है लाइन, रेजोल्यूशन। गुड इवलैक गिल्ट एंड शारो वी आर सेवन द सेलर मदर्स, है ना। बताइए ये सब किसके वर्क हैं जी, आर पोइटिक वर्क ऑफ। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन थोड़ा देखने में कोई हर्ज नहीं होता, दिमाग में बसाते जाइए। द सेलर्स मदर, वी आर सेवन, गिल्ट एंड शारो, ये सब किसके हैं जी। अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन में हो सकता है आपको पता है। अगर आपको जी पता है और आपने फिर से पढ़ लिया, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी। देखिए, व्हाट पोइटिक वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड, ये देखिए जी।
started in 1802 and published in 1814 यानी 1814 with 9 बुक। पूछ रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा पोइटिक वर्क है जो 1802 में जी शुरू हुआ, स्टार्टेड इन 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1814 और 1814 में जी प्रकाशित हुआ, ये पब्लिश्ड हुआ। और कितनी बुक थी जी बताइए, कितनी बुक थी और कितनी बुक 1802 में शुरू, 1814 में जी प्रकाशित हुआ और कितनी किताब के साथ 9 बुक। देखिए कितनी इंफॉर्मेशन आपने गेन कर लिया। देखिए सवाल कितने बन सकते हैं, तो मैंने कहा इसका नाम है पोएटिक वर्क का एक्सकर्सन, EXC एक्सकर्सन, राइट। ये किसका पोएटिक वर्क। अब देखिए अब आपसे पहला सवाल पूछा जा सकता है, एक सवाल देखिए कैसे सवाल बने हैं। पहला सवाल यही है एक्सकर्सन किसका वर्क है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। दूसरा पूछा जा सकता है एक्सकर्सन लिखना कब शुरू हुआ जी, 1802 में। तीसरा सवाल बन सकता है जी कि कब पब्लिश हुआ, व्हेन डिड एक्सकर्सन पब्लिश, तो कब हुआ 1814। कितनी बुक में प्रकाशित हुआ जी, चौथा। अब आप देखिए कितनी किताब में प्रकाशित हुआ, 9 बुक के साथ, ठीक। तो आप इसको बिल्कुल याद रखिए, बहुत बार ये पूछा गया है 1802 और इसको 1814 और कितनी किताब है जी, 9 बुक। पोएम का नाम क्या है जी, ये देखिए एक्सकर्सन। ओके चलिए जरा आप लोग बताइए एक्सकर्सन का मतलब ही क्या हो। एक मिनट, चलिए आप लोग बताइए एक्सकर्सन, इसी को हम लोग कहते हैं जी, वो कैब भी तैयार करिए फटाफट, सैर सपाटा। इसी चीज को जी बिहार कहते हैं, चलो नौका बिहार कराएं, सैर सपाटा, इसी को सैर भी कहते हैं, ठीक है। बताइए अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं जी, इसी को कहते हैं हम लोग डे ट्रिप, जैसे छोटी सैर सपाटा, घूम आए, क्लियर, डे ट्रिप। और इसी चीज को जी क्या कहते हैं, डे आउट कहते हैं। इसी एक्सकर्सन को क्या कहते हैं जी, जॉन्ट कहते हैं। इसी चीज को गांव की जब हम सैर सपाटा करते हैं जी तो क्या कहते हैं, हाइक कहते हैं। और इसी हाइक को जी हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपीडिशन, ठीक। देख लिए आपने जान लिया कि एक्सकर्सन ही डे ट्रिप है, डे ट्रिप ही डे आउट है, डे आउट ही जो है वो जी एक्सपीडिशन है, यही चीज जी जॉन्ट है, यही चीज क्या हाइक है। वो कैब आपने तैयार कर लिया कि नहीं फटाफट, ठीक है। तो जब हम लोग कभी भी कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं तो मैं अपने टीचिंग पैटर्न या टीचिंग के मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ जी, कि जब में कोई भी शब्द आता है, वो कैब आता है, कोई वर्ड आता है, तो उसको हम लोग अच्छे से सीखते हैं, उसके हर एक एंटोनिम को, उसके सिनोनिम को हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है ना, आप लोगों को सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है, आप लोगों को परीक्षा में सफलता भी जी गेन करनी है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िए, फिलहाल ज्यादा बातें नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए जी आज की क्लास आप लोगों की यही जी समाप्त होती है। देखिए लेवल 3 का जो क्लास 5 है, ये अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये सवाल पढ़ाऊंगा, सारे प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इसी तरह से एक लंबी श्रृंखला है जी हम लोगों के पास, ठीक है, ओके। और जो सारी चीजें आपको हम पढ़ाते रहेंगे फटाफट। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, आप लोगों ने सीख लिया और अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुखातिब हूँगा, फिर से हम लोग नए प्रश्नों के साथ है ना फिर से मिलेंगे। और तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।